हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए, अब आज मॉडल शीट जो है साइंस का 48 क्वेश्चन के साथ लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इसे इंटरेस्ट के साथ और अपने आप को कंसंट्रेट करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसका विस्तार से हम जो है बताने जा रहे हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसमें से आप लोग इसका पूरा क्लियर हम कर देंगे। इसमें आप देखते रहेंगे वीडियो को ध्यान से, लास्ट तक अंत तक आप देखेंगे तो कोई जितना कॉन्सेप्ट आएगा, क्वेश्चन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आएगा, सारा का सारा आपको जो है क्लियर कर देने वाले हैं हम। तो चलिए, आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बिल्कुल। इसमें कहीं भी आप पहला प्रयास करेंगे अपने से सॉल्व करने का, फिर तो हम बता ही रहे हैं इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर? कहाँ कितना होगा? तो आपको जैसा मालूम है, बिल्कुल इजी है, इसमें तो कुछ है नहीं, दो होता है ना। बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलिए, अब हम देखें, वायु के में गमन करती प्रकाश की किरण, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। जल में प्रवेश कर रही है। कहाँ पर प्रवेश कर रही है? जल में प्रवेश कर रही है। मतलब क्या हुआ? रेरर से डेंसर में जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है। यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिए। आप जैसे देखिए, ये एक मीडियम है और इधर आपका वाटर है, वाटर है, वाटर है, और यहाँ से ये हवा है, हवा से ये किरण आ रही है और ये यहाँ पर अभिलंब हो गया। चलिए, तो ये किरण इधर सीधा इधर जा करके क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर क्यों मुड़ेगी? क्योंकि ये तो विरल है, हवा है, विरल माध्यम है। और ये कैसा माध्यम है? ये सघन माध्यम है। ओके, सघन माध्यम, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ हो जाती है? रिफ्रैक्शन के बाद वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसलिए आपका ये कौन सा उत्तर होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी आपका आंसर आपको समझ में आ गया, अभिलंब की ओर। ये आंसर को ए हो जाएगा। ओके, चलिए, अब है निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? डाइवर्ज कौन करता है? यानी मुख्य अपने आ रही किरण को फैला देती है। कौन फैलाती है भाई? देखें कौन फैलाती है। चलिए, इस पर हम लोग थोड़ा सा गौर करें। ये अगर लेंस है, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और हम लोग इसी में जानते हैं कि ऐसे ये अगर रे आ रही है तो ये किधर निकल जाती है? इधर निकल जाती है। तो ये फैलाने वाला जो प्रॉपर्टी अपसारी कहलाता है। अपसारी, अपसारी लेंस किसको कहेंगे? ये फैला रही है। और अभिसारी किसको कहेंगे? ये उत्तल को कहेंगे। यहाँ से आएगी, ये इधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ती है। ये आने वाली किरण ये मुख्य फोकस की ये मुख्य अक्ष की ओर मुड़ती है और ये मुख्य अक्ष से दूर भाग रही है। तो इसको अपसारी बोलते हैं। और इसको अभिसारी, यानी अबतल को क्या बोलेंगे? अपसारी, फैला रही है। उत्तल लेंस को हम लोग यानी कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स अगर है, उत्तल है, तो उसको अभिसारी और इसको अपसारी। ओके, तो अपतल में होगा। अबतल, अबतल कहाँ है? बी नंबर है। तो अबतल क्या करती है? डाइवर्ज कर देती है, हटा देती है। और ये इधर ये मुख्य अक्ष की मोड़, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी, और इसको अपसारी। अपसारी वाला क्वेश्चन है आपका, तो अपसारी का क्या होगा? अपसारी हो जाएगा बी नंबर। चलिए, यहाँ पर आप क्लियर हो गए होंगे। कोई अगर कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो चलिए, अब हम चलते हैं। किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब में ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी बिंब यानी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? अगर समान साइज का हो जाए तो आप कहाँ रखेंगे? तो आप सबसे पहले आप करेंगे, पहले आप क्या करेंगे कि एक बना लेंगे। चलिए, आप सोचिए, यहाँ पर यहाँ हो गया, ये तो एफ होगा, ये एफ होगा, और यहाँ पर 2F होगा।
यहाँ भी एफ होगा, और ये अगर आप इसको लेते हैं तो यहाँ 2f होगा, 2f। चलिए, अगर 2f पर आप रखते हैं, 2f पर कोई वस्तु रखते हैं तो यहाँ से जब आएगी ये फोकस से होकर गुजरेगी, और ये कि यहाँ से, या सॉरी, यहाँ से होकर गुजरेगी, मतलब ये प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाश की केंद्र कहते हैं, यानी ये जो है ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है जितना साइज का ये बनता है 2f पर, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि 2f पर है तो उसका एकदम सेम साइज का बनेगा, है ना, और रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? रियल, यानी वास्तविक बनेगा, वास्तविक समान साइज का बनेगा। तो 2f कहाँ है? लेंस के मुख्य फोकस पर, नहीं f पर तो नहीं था, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, यानी 2f, 2f। तो आपका यही आंसर हो गया कंप्लीट। आपका कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है? रेटिना पर, जानते हैं। रेटिना का ही हिंदी होता है क्या? दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं इसको? दृष्टिपटल। रेटिना का किसी मानव नेत्र में जो होता है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना को ही बोलते हैं दृष्टिपटल। यहाँ आप देखेंगे रेटिना है, ओके, कंप्लीट। और अगर आपको दृष्टिपटल में कहीं कन्फ्यूजन आ जाता है, हिंदी में बहुत सारा नाम होता है, तो आप रेटिना देख लेंगे, इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लेंगे, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक ही वर्ड होता है इसमें इंग्लिश में, तो हिंदी में तो थोड़ा सा नाम चेंज आ जाता है और कन्फ्यूजन भी आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान। अपवर्तनांक तो आप लोग जानते हैं, स्नेल्स लॉ भी अपवर्तनांक को ही डिफाइन करता है। स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर कहाँ है? साइन आई बाय साइन आर कहाँ है? देखिए, ये वो ए नंबर होगा, साइन। ओके, कोई दिक्कत? ए नंबर हो जाएगा इसका, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बाय साइन आर, ने स्नेल्स लॉ भी डिफाइन यही करता है। लेकिन आप लोग परिभाषा जो आप जानते हैं, किसी माध्यम में, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, वो भी एक डिफिनेशन है। लेकिन दूसरा, इस माध्यम से एंगल की ओर से अगर देखा जाए, स्नेल्स लॉ के अनुसार से देखा जाए, तो ये भी इसको एक वो नियतांक वहाँ पर होता है। ये भी जो है इस रेशियो को जो है साइन आई बाय साइन आर, ये भी क्या करता है? अपवर्तनांक को डिफाइन करता है। ये बिल्कुल आपको याद रखना होगा। चलिए, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक। आवर्धन किसको बोलते हैं? मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? मैग्निफिकेशन में आपको पता है आवर्धन m इक्वल टू क्या था? यानी m इक्वल टू हम लोग लिखते थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब जो इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई, जो वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना। ये अगर ऊंचाई दोनों, अच्छा दोनों का मीटर, दोनों का यूनिट क्या होता है? ऊंचाई है, हाइट है, इसको भी मेजरमेंट जो करेंगे एम से ही करेंगे, मीटर से। इसको भी किससे करेंगे? मीटर से। अगर मीटर मीटर कैंसिल, तो कुछ हुआ इसका आवर्धन का? कोई भी यूनिट नहीं हुआ, कट ही गया, कोई तो बचा नहीं। यूनिट निकालने के लिए फिजिक्स में बताया गया था, आप लोग उसको अगर देखेंगे पहला चैप्टर 9th का, तो उसमें बता दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि इसका क्या होगा? कोई भी नहीं होगा, यानी मात्रक विहीन होगा। यानी क्या होगा? ये मात्रक विहीन है, नहीं होगा इसका मात्रक, कोई भी यूनिट नहीं होगा। ओके, अब देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना, सोचिए, अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा, प्रकीर्णन होगा, या विक्षेपण होगा? डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, कौन? तो आप लोग इसमें देखेंगे टिमटिमाना, तो आप क्या कहेंगे? अपवर्तन बोलेंगे आप लोग। अपवर्तन के कारण होता है, परावर्तन के कारण नहीं, अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट,
किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस जो है, कोई भी अगर प्रतिरोध है, वह लंबाई, जितना बड़ा तार होगा, यानी अगर चालक तार होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि देखो भाई, बैटरी से ज़्यादा दूर तक ले जाओगे तार तो फिर उसमें वोल्टेज कम हो जाएगा, दैट मीन्स ये कम हो जाएगा, कम लाइट आएगा। ऐसे सोचिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? रेजिस्टेंस उसका जो है करंट कम कर दिया, रेजिस्टेंस उसको ज़्यादा लग रहा है, इसके कारण से वहाँ पर उतना करंट आपको नहीं मिल पा रहा। चलिए, तो इसके लंबाई पर भी डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। हाँ, क्षेत्रफल पर। मोटा तार होगा, मोटा अगर तार है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और पतला तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है, अगर मोटा होगा तो कम रेजिस्टेंस, और पतली तार होगी तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। चालक के पदार्थ की प्रकृति, अब देखो आप अल्युमिनियम का तार हो, लोहा का तार, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, उपरोक्त सभी होगा। ओके, ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ चुके होंगे आप। निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, आप लोग तो जानते हैं कि कितना, बल्ब कितना है तो बोलते हैं कि 10 वाट, 15 वाट, हीटर कितना है तो 220 वाट है, 2000 वाट का, 1800 वाट का, यानी उसकी शक्ति के बारे में बताते हैं कि ज़्यादा शक्ति है तो इसका मात्रक हो जाए ए हो जाएगा, यानी वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग करते हैं? किस युक्ति का उपयोग करते हैं विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए? तो बोलिए, गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, आमीटर है, वोल्ट मीटर है, क्या होगा? तो यहाँ आपको होगा आमीटर। आमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। कौन सा? आमीटर। कौन सा? आमीटर। तो इसमें से आपका हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा? सी नंबर। चलिए अब जो है हम देखते हैं, वाट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर हो गया। ओके 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 ओके। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार, फ्यूज अगर आपका प्रतिरोध और गलनांक दोनों अधिक हो जाता है, प्रतिरोध अधिक हो जाता है, गलनांक दोनों, गलनांक जिस तापक्रम पर कोई पदार्थ गलने लगता है, गलनांक अधिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, हीट होगा, तब जाके गलेगा, तब तक में आपका घर का पूरा फ्यूज क्या है? सुरक्षा युक्ति है ना, डिफेंस सिस्टम है आपके घर का। करंट से बचने के लिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं कि आपका कोई उपकरण, घर का कोई भी उपकरण खराब नहीं हो। तो घर का उपकरण खराब नहीं हो, अगर आपका ज़्यादा गलनांक होगा तो आपको गलेगा नहीं तार, वो टूटे सर्किट तो चालू रहेगा, फिर आपका क्या होगा? करंट चालू रहेगा तो फिर आपका सब कुछ जल जाएगा घर का, इसलिए वो तो होगा नहीं। प्रतिरोध कम होगा, हीट उतना होगा ही नहीं। प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसका हीट उतना जल्दी होगा, गलनांक उतना जल्दी फूट जाएगा और वो गल जाएगा। तो ये भी नहीं होना है, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। ज़्यादा प्रतिरोध होगा, जल्द से जल्द, जैसे ज़्यादा वोल्ट का लाइट उसमें आने लगेगा, ज़्यादा वोल्टेज आने लगेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध ज़्यादा है, बहुत जल्द गर्म हो जाएगा, और गर्म जितना होते ही गलनांक कम है, गलनांक कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, स्टॉक से वो क्या होगा? टूट जाएगा, गल करके टूट जाएगा। तो ये होगा इसका आंसर आपका क्या होगा कि प्रतिरोध यानी क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होना चाहिए। ओके, सी नंबर, डी नंबर लग रहा है क्या? सी 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 होगा। ओके, अब चलिए देख रहे हैं हम यहाँ पर कि इस निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा तो है ही, निकेल है ही, कोबाल्ट है, पीतल तो मिश्र धातु है भाई, ब्रास जो है वो मिश्र धातु है, तो इसलिए क्या होगा? पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? आपका सी। ओके, चलिए नेक्स्ट, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा क्या होगा? शून्य होता है। परिनालिका आप लोग समझ रहे हैं, परिनालिका है यदि आपका मान लीजिए कोई भी एक परिनालिका किसको बोलते हैं? ऐसा है आपके पास बेलन, और ऐसा है आपका बेलन, और इसमें आपका क्वाइलिंग किया हुआ है ना,
ये 2 छोर निकलेगा और ये जुटा हुआ है, ये परिनालिका हुआ। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं क्या कहता है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, हर एक जगह एक समान ही होगा। करंट चूंकि एकदम कॉइलिंग किया हुआ है, हर जगह इसके अंदर जितना भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र आप लोग समझेंगे क्या है, ये जो यदि चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, कि यदि ये परिनालिका है, अगर यहाँ पर कॉइलिंग किया हुआ है, करंट जा रही है, तो देखिए कि ये एक नाल रॉड चुंबक की तरह, छड़ चुंबक की तरह कार्य करेगा, और ये ऐसे आएगा, ये यही इस तरह का आप देखे होंगे, पढ़े भी होंगे आप लोग ना। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यही बनेगा। यानी ये जो आपका बना, इसके अंदर इतना सा के अंदर यदि कोई वस्तु चुंबकीय पदार्थ रहेगा अंदर में, उसको अट्रैक्ट करेगा वो। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखा उसको बोला जाता है, चुंबकीय बल रेखा बोला जाता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इसमें से क्या होगा, देखिए डी नंबर होगा क्या, सभी बिंदुओं पर समान होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ओके, चलिए अब है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया, ये तो ओरस्टेड, ये तो आपको याद रखना होगा, है ना, ओरस्टेड होगा। ओके, इसमें निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा किसको, पदार्थ, अगर कोई भी जीव जंतु, जितने भी सजीव पदार्थ हैं, उससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको जैव मात्रा कहा जाता है। यानी जीव से जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव हैं, उसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ हैं, मतलब जो भी पदार्थ हैं, उसको जैव मात्रा बोलते हैं। तो लकड़ी भी जैव मात्रा है, जैव पदार्थ का मात्रा है। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, इससे भी, लकड़ी से भी ऊर्जा मिलती है भाई, गोबर से भी मिलती है, कोयला से भी मिलती है, ये सब जैव है। ये भी लकड़ी है, ये सजीव से बना है, कोयला भी सजीव से, लकड़ी से बना हुआ है, गोबर भी जो है गैस से प्राप्त होती है, गोबर गैस जो हम लोग तैयार करते हैं। अब देखिए तो ये नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन दोनों के कारण होता है, ये नहीं है, ये इसको सजीव से, लिविंग थिंग से कोई मतलब नहीं है। तो यही होगा सी नंबर। ओके, अब आप देखेंगे केमिस्ट्री यहाँ से चल रहा है आपका, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 बन जाता है और 2NaCl बन जाता है। इस अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आप मेरा अगर क्लास किए होंगे इसमें से, तो ये बताया गया है, हम बिल्कुल स्पष्ट किए हुए हैं, हम अपने क्लास में किए हुए हैं, कि अगर इधर भी कंपाउंड है, एकदम पहचानने का साफ साफ, ऐसे देखिए, सोडियम क्या आ जाता है, बेरिलियम को हटा करके कौन आ जाता है, क्लोरीन के पास सोडियम आ जाता है। अच्छा, ये देखिए तो सल्फेट के साथ SO4 के साथ कौन आ जाता है, SO4 में सोडियम हट जाता है, यानी और बेरिलियम आ जाता है, यानी एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहा है। बिल्कुल, तुम यहाँ आ जाओ भाई और हम वहाँ पहुँच जाते हैं, एक दूसरा चेंज कर रहा है, चेंज ओवर कर रहा है ना। तो इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। वो वहाँ से विस्थापित हुआ, ये यहाँ से विस्थापित हुआ, दोनों एक दूसरे को इंटरचेंजिंग कर लिया, इंटरचेंज हो गया, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। तो हो जाएगा इसका आंसर बी। ओके, चलिए, और आपको एकदम समझने के लिए मेरा अगर क्लास किए होंगे तो बिल्कुल स्पष्ट देखते ही आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया अगर आपको कहेगा कहाँ होगा, या विस्थापन अभिक्रिया कौन सा, तो एक बगल क्या होगा, कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड होगा, एक सिंगल जो है होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, सोडियम होगा, क्लोरीन होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ कोई कंपाउंड होगा, और इधर भी उसी प्रकार का जो है उत्पाद के रूप में जो मिलेगा हमको, उधर भी उसी प्रकार से देगा। आगे आ जाएगा क्वेश्चन, दूसरे शीट में भी क्वेश्चन आएगा, तो आप देखेंगे वहाँ क्लियर कर देंगे आपका। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होता है, अम्लीय वर्षा का pH मान आप लोग देखेंगे, बताइए क्या होता है। तो 5.6 से कम होगा, 5.6, क्योंकि इसका जो होता है एसिड रेन का जो होता है, आपको ये ध्यान देना होगा कि इसका 5 से 5.6 तक होता है, 5 से हो सकता है इसके बीच, तो 5.6 से ही कम देना, यही आपका उचित रहेगा, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लें हम। एसिड रेन के लिए हो गया, pH वैल्यू हो गया, और आप लोग जानते हैं ना कि बिल्कुल जो डिस्टिल वाटर है, जो बिल्कुल प्योर वाटर है, उसका pH मान 7 होता है, लेकिन अम्लीय वर्षा एसिड है, 7 से कम होगा, एसिड है तो 7 से कम होगा। ओके,
चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा होगा इसका। ओके, ये तो आप लोग बहुत आसान है, आप लोग जानते ही हैं। और बेकिंग सोडा इसलिए कहा जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। तो चलिए क्लियर। अब आप लोग चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन। अब अपच यानी आपको पचा नहीं है, अनडाइजेशन के स्थिति में, है ना, अनडाइजेशन जब हो गया, इंडाइजेशन जब आपको हो जाता है, इंडाइजेशन की क्रिया में क्या होगा? अपच का उपचार करने के लिए इसमें से किस औषधि का उपयोग होता है? इंडाइजेशन हो गया तो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं, एनाल्जेसिक लेते हैं, एंटीसेप्टिक लेते हैं? नहीं, एंटीसेप्टिक तो घाव में लगाते हैं। एंटीबायोटिक तो अगर बुखार आ जाता है तो हम लोग लेते हैं। एनाल्जेसिक क्या है? उसी तरह का कुछ दवाई है। और एंटासीड यानी एसिड के अपोजिट, एंटासीड, एसिड के एसिड पेट में बन रहा है भाई, तो उसके अपोजिट क्या लेंगे? एंटासीड लेंगे। ऐसे याद रखिए, आप क्लियर हो जाएगा। चलिए, सी नंबर हो गया इसका। 21 नंबर, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाता है जिसके कारण जल और दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? अरे ये तो हमको मालूम है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, लेकिन यहाँ तो फॉर्मिक एसिड है ही नहीं, कहीं नहीं है फॉर्मिक एसिड। अब क्या होगा? अब फॉर्मिक एसिड का आप लोग को फॉर्मूला मालूम है? COOH में इधर एक लग जाता है H, फॉर्मिक एसिड। इसका IUPAC नेम जो होता है फॉर्मिक एसिड का, ये होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम जो होगा, इसका होगा मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक एसिड को क्या कहते हैं? मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। ओके, तो हो जाएगा इसमें ए। इसका आंसर क्या होगा? ए, मेथेनोइक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल ये तो आपको खोजना ही है, और खोज लेंगे आप लोग। संतरा है, टमाटर है, क्या है, सिरका है, इमली है, क्या छोड़ दें? क्वेश्चन ही आपका आंसर आप लोगों के लिए खोज लिया होगा आप लोगों ने, बहुत तेज है। चलिए, इसमें से है टमाटर। क्या होगा? टमाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट भाई करना पड़ेगा, बहुत टाइम हो जा रहा है। सी ये नहीं, अच्छा, CaSO4 हाफ H2O, ये तो आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा, ए नंबर। चलिए कंप्लीट, ए नंबर होगा इसका भाई। ये तो आप जानते ही, पारा ही रहता है कमरे के तापमान पर, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। पारा ही एक ऐसा धातु है। चलिए, अच्छा, वह धातु कौन है बताइए? वह धातु ऐसा कौन सा है जो लिक्विड फॉर्म पाया जाता है कमरे के तापमान पर? वह धातु, ये तो धातु है, वह धातु जो कमरे के तापमान पर एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। ब्रोमीन है। ये भी क्वेश्चन आते रहता है, आप ध्यान देंगे इसको। चलिए, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने? नाइट्रोजन है और उसके दो परमाणुओं के बीच क्या होगा? नाइट्रोजन में इसका है, नाइट्रोजन में 1 2 3 बॉन्ड, चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करना पड़ता है नाइट्रोजन को, तभी जो है बनता है N2। ओके, समझ में आई बात? तो हो गया त्रिबंध। कहाँ है? सी नंबर में है, नहीं तो आपका सी नंबर हो जाएगा कंप्लीट। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ये तो आप लोग जानते ही हैं, हीरा है, आयोडीन है, गंधक है कि ग्रेफाइट है? ग्रेफाइट, बी नंबर। ये एक एक्सेप्शनल भी है कि वह धातु होते हुए भी, है ना, नॉन मेटल होते हुए भी क्या है? ग्रेफाइट सुचालक है। चलिए, कार्बन के सबसे बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बहुत ईजी, बहुत ईजी, 4, यानी बी नंबर। आंसर होगा बी नंबर। एल्कीन का सूत्र आप लोग जानते ही हैं। एल्केन का होता है क्या? CnH2n+2। तो एल्कीन का क्या होगा? एल्केन के बाद एल्कीन, तो सब HCnH2n, ये ही होगा आंसर। ये कहाँ है? ये यहाँ है, सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? संरचना समावयव, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।
आइसोमर जानते हैं, समावयव जानते हैं, समावयवता जानते हैं, आइसोमेरिज्म जानते हैं। तो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। ओके, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सारा पढ़ा हुआ है, पढ़ाया गया है, और ये आप लोग देखेंगे। अगर इसका बहुत सारा वीडियो कार्बन का तो बना ही दिए हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा का सारा बहुत सारा वीडियो और भी आने वाला है, मस्त मस्त वीडियो आएगा। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म में किसके आवर्त फलन होते हैं? ओ, मेंडलीव कह रहा है, मेंडलीव परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु आकार के, घनत्व के। लेकिन आपको पता है परमाणु संख्या सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी जो है बताता है कि किसके अनुसार से करते हैं, परमाणु संख्या के अनुसार से। लेकिन मेंडलीव जो करता है वह परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के, बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? अम्लराज के सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं HCl का ही ज़्यादा होता है, 3:1। ओके, 32 हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ये तो सब जानते हैं, ऑटोट्रॉप्स। वह ए नंबर होगा, 33 का ए होगा। छोटी आंत में पाए जाने वाला रसांकुर यानी कि विली जो होता है, विलाई जिसको बोलते हैं, विलाई या विली कहिए, तो विलाई का क्या कार्य है भाई? तो ये पाचन करता है? नहीं। अंतर्ग्रहण करता है, अवशोषण करता है, श्वांगीकरण करता है, क्या करता है? तो ये जितना भी आपके शरीर में पचा हुआ भोजन है इसका एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बेशन करता है। तो ये सी नंबर हो जाएगा, एब्जॉर्बेशन, सी मतलब आपका हो जाएगा अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण। ओके, अब है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र किसको बोलते हैं? यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है, आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोला गया है, चूँकि 11th में क्रेब चक्र जो है साइकिल आप पढ़ेंगे, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे जाकर इसका विस्तार से आप लोग जानेंगे। तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पादप में अनॉक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद प्लांट में क्या होगा? अनॉक्सीशोषण जब आपका होने लगता है तो आपको मालूम होगा क्या होता है। आपको पता है आपका अल्कोहल बनता है। जैसे आप लोग को गांव में देखते होंगे ताड़ी वगैरह से बनाता है और पौधा से निकाल करके, तो इथाइल अल्कोहल वो भी जो है यही होगा, यानी सी नंबर, वो लास्ट होता है, वहाँ भी अनॉक्सीशोषण होता है। पादप में अनॉक्सीशोषण के कारण ही इथाइल अल्कोहल बनता है। ओके, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन तो जाइलम फ्लोएम दोनों के द्वारा या जाइलम के द्वारा। आपको आंसर होगा जाइलम। समझ रहे हैं बात को? क्या आंसर होगा? जाइलम। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो आपको मालूम होगा ये जितने भी एनिमलिया प्राणी है, पक्षी है, सब में परिवहन तंत्र, बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। यानी कि उसका इसके लिए अगर ब्लड सर्कुलेशन के लिए नस होता है ना, हम लोग में भी नस होता है, तो इसलिए बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में, सब में होता है। वेसल्स होता है, आर्टरीज वेन होता है, लेकिन तितली में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो इसलिए यह क्या होगा कि इसमें जो होता है सी नंबर होगा, और खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। इसमें कौन पादप यानी प्लांट उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? प्लांट के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होता है क्या होता है? टेनिन होता है, रेजिन होता है, लेटेक्स होता है, ये सभी है। तो कौन सा नहीं? स्टार्च उत्पाद नहीं है, इसका स्टार्च नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। ओके, चलिए इसमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल यानी प्रोटीन के पाचन से एमिनो अम्ल बनता है। और प्रोटीन किससे होता है? नाइट्रोजन से बना होता है प्रोटीन। और प्रोटीन के बाद, पाचन के बाद एमिनो अम्ल बनता है। एमिनो अम्ल के बाद इसका विखंडन होने के बाद आपका क्या बन जाता है? अमोनिया, NH3। ओके, सी नंबर। ओके, कंप्लीट आपका।
तो इसमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी नालिका विहीन ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। नालिका युक्त ग्रंथि को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रंथि कहते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी। तो आप देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है भाई? तो यकृत तो बाह्य, इसमें थोड़ा सा नालिका युक्त है, और लार भी नालिका युक्त है। थायराइड ग्लैंड श्वेत ग्रंथि, इसमें से आपको चुनना है थायराइड ग्लैंड होगा, इसमें थायराइड ग्लैंड होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स देता है ये, थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स देता है ना? तो ये हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? 42 नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? तो आप लोग जानते हैं फल पकाने में कौन सा होता है? एथिलीन, एथिलीन। तो आपका हो जाएगा कौन सा? सी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। डायबिटीज आपका देखे हैं, डायबिटीज बीमारी होता है इंसुलिन की कमी से, है ना? और यहाँ पर इंसुलिन स्राव, अगर आपको ये भी बता देना चाहते हैं इंसुलिन किससे स्राव होता है? लंगर-हैंक्स की दीपिका, है ना, पेनक्रियाज में होता है, उससे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यीस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? अलैंगिक जनन की विधि आपको पता है कि कौन सा होगा? अलैंगिक जनन तो यीस्ट में ऐसा होता है मुकुल निकलता है और ये कट जाता है और यहाँ पर नया आ जाता है, तो इसको बोलते हैं, है ना, वर्डिंग बोलते हैं, बड निकल करके मुकुलन। क्या होगा इसमें? मुकुलन होगा, यानी ए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फिलिपियन नलिका में। कहाँ होती है? फिलिपियन नलिका, याद रखेंगे, फिलिपियन नलिका में। आनुवांशिक पिता किसे कहा जाता है? तो मटर के पौधे पर किया गया था, कौन किए थे? आनुवांशिक पिता मेंडल साहब किए थे। कौन किए थे? मेंडल, ए नंबर को होगा। ओके, अब जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आप लोग तो जानते हैं, बहुत तेज हैं आप लोग, सूर्य होगा, है ना? नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक, लास्ट क्वेश्चन तो कौन सा होगा? यानी कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये लिखे थे डार्विन साहब। कौन लिखे थे? डार्विन साहब। ओके गाइज, अब आपका ये सेट, ये मॉडल सेट आपका कंप्लीट हो जाता है, और आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको एक बार 2 बार देखेंगे, सब्सक्राइब भी चैनल को कर देंगे, अगर कोई साथी आपका हो तो उसे शेयर भी कर देंगे इस चैनल को, और सब्सक्राइब करके फिर आप बिल्कुल लाभ ले सकते हैं, जितना वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो और भी आएगा, उसका लाभ ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।